क्वेज़ाई पैसिव वॉइस या फिर क्वाज़ी पैसिव वॉइस, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ये किसे कहते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं? तो देखो कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं अंग्रेजी के जो दिखने में पैसिव जैसा लगते हैं लेकिन होता एक्टिव है। जैसे इन दो वाक्यों को आप देखो, हनी टेस्ट्स स्वीट। हनी मीठा स्वाद में होता है, स्वाद करने पर हनी मीठा लगता है ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर हनी, ये हनी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन क्या यह डूअर भी है? डूअर मतलब काम को करने वाला। टेस्ट करने वाला कौन है? हनी ही टेस्ट कर रहा है? नहीं, हनी को तो टेस्ट किया जाएगा किसी और के द्वारा, कोई पर्सन के द्वारा, है ना। तो ये तो डूअर नहीं है। तो जब सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ना होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। ये चीज को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट 1 और 2 वीडियो में आप लोग जरूर देख लेना एक बार। ये देखो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और डूअर के बारे में बताया। अगर सब्जेक्ट और डूअर किसी वाक्य का सेम पर्सन होता है तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, और अगर सब्जेक्ट अलग डूअर अलग रहता है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। डिटेल में इसका चर्चा कर दिया है हम लोगों ने। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग जाके देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिरते हैं मेन स्लाइड पर। तो यहाँ पर हनी डूअर नहीं है, क्योंकि काम को करने वाला, टेस्ट को करने वाला तो कोई और है, तो यानी कि ये पैसिव जैसा लग रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरे वाक्य में भी देखेंगे, द हाउस, ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या यही सब्जेक्ट डूअर का काम भी कर रहा है? नहीं, यहां पर भी, क्योंकि हाउस इज बिल्डिंग, घर बन रहे हैं, घर बिल्ड हो रहा है। तो यहां पर बिल्ड करने का काम, घर बनाने का काम हाउस तो नहीं कर रहा है ना, कोई और कर रहा होगा, कोई और पर्सन कर रहा हो, तो डूअर तो ये नहीं है। तो जब डूअर ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी कैसा प्रतीत हो रहा है? पैसिव वॉइस जैसा लग रहा है। व्हेन द सब्जेक्ट एंड डूअर आर द नॉट सेम पर्सन देन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। लेकिन अगर हम लोग इसके वर्ब्स को देखेंगे, जैसे यहाँ पर टेस्ट्स और यहाँ पर इज बिल्डिंग, तो इनके फॉर्म्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, इज लगाया गया है इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म और ये चौथा फॉर्म या इज एम आर चौथा फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमेशा पैसिव का नहीं बल्कि एक्टिव का रहता है। यानी कि वर्ब को देखने से प्रतीत हो रहा है एक्टिव, और सब्जेक्ट डूअर को देखने से प्रतीत हो रहा है दोनों सेंटेंस में पैसिव। तो इन्हीं वाक्यों को बोलते हैं क्वाजी पैसिव वॉइस। समझ में आया? असल में होते हैं एक्टिव लेकिन दिखते हैं पैसिव की तरह। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस को वॉइस चेंज कैसे करेंगे, यही चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो ये रहा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसका वर्ब एक्टिव में है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है यानी कि एक्टिव है ये। तो इसको कैसे वॉइस चेंज बनाएंगे? तो अगर आप लोगों को याद हो, मालूम हो, अगर वर्ब का चेंज जो पार्ट 2 वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर वर्ब का फर्स्ट एक्टिव में रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव में हो जाता है इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग टेस्ट को वही करने वाले हैं, लेकिन बाकियों को कैसे करेंगे? ये तो सब्जेक्ट है और ये इसका कंप्लीमेंट जैसा काम कर रहा है एक तरह से, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो जरा, इसको दो क्लॉज में हम लोग तोड़ देंगे और व्हेन क्लॉज से जोड़ेंगे। याद है किससे जोड़ना है? व्हेन क्लॉज से। कुछ इस तरह से देखो, हनी इज स्वीट और व्हेन क्लॉज से इसको जोड़ा जा रहा है व्हेन इट इज टेस्टेड। ये होगा इसका पैसिव वॉइस। अब गौर करने वाली बात यहां पर है, देखो हम लोग ना इन दोनों शब्दों को यहां पर लोप कर सकते हैं, मतलब डिलीट भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इट और इज, तो देखो यहाँ पर इट कहने का क्या मतलब? इस सेंटेंस, इस क्लॉज का ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हनी ऑलरेडी आ चुका है और हनी के लिए ही इट व्यवहार किया जा रहा है। तो रिपीटेशन से अगर बचना है तो हम लोग इट को ना लिखे ना तब भी चलेगा, और इज भी ऑलरेडी लिखा जा चुका है वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर इज को भी नहीं लिखने से चलेगा, इट को भी नहीं लिखने से चलेगा। कुछ इस तरह से देखो, ये भी हो सकता है। हनी इज स्वीट, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। व्हेन जैसा कि तैसे उतर गया, और इट इज को ना लिख के सिर्फ टेस्टेड लिखा गया है। देख रहे हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे वाक्यों को जरा देखो, द हाउस इज बिल्डिंग, इसको कैसे किया जाएगा? अगर आप वर्ब को देखोगे, देखो इज, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगा है। तो यहाँ पर देखो इज, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगने से वर्ब चेंज कैसे करते हैं पैसिव में? तो ये हमारा एक्टिव पार्ट है और ये हमारा पैसिव पार्ट है। तो देखो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब वही लग रहा है, उसके बाद एक नया वर्ड आ रहा है बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा द हाउस इज बीइंग बिल्ट, फुल स्टॉप, करेक्ट। ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को। देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑरेंज टेस्ट सोर। ये WBCS का एग्जाम में आया है, प्री 2020 में आया हुआ था। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे? ऑरेंज
उसके बाद ये देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म करने का मतलब ये प्रेजेंट टेंस हुआ। तो ऑरेंज इज सोर, पहले तो ये आएगा। तो देखो ऑरेंज इज टेस्टेड, ये नहीं होगा। ऑरेंज इज सोर, हाँ ये हो सकता है। ऑरेंज इज सोर, ये भी हो सकता है। ठीक, ऑरेंज इज टेस्टेड, ये भी नहीं होगा। तो ऑरेंज इज सोर ये हुआ, ऑरेंज खट्टा है। उसके बाद क्या, व्हेन क्लास से जोड़ेंगे। तो देखो व्हेन क्लास कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर व्हेन क्लास है, तो यहाँ आफ्टर क्लास है, तो ये नहीं होगा, आफ्टर से जुड़ रहा है, तो व्हेन से जुड़ना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। और ये देखो यहाँ पर हम लोग व्हेन के बाद इट इज लगा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑरेंज इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये भी सही है। या फिर इट इज ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑरेंज इज सोर व्हेन टेस्टेड। अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, हनी टेस्ट स्वीट, ये तो हम लोगों ने कर लिया। हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, एग्जांपल में हम लोग देखा था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल को देखो, द बुक रीड्स वेल, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, द बुक, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इज वेल, ये इससे शुरू होगा, द बुक इज वेल, हाँ बिल्कुल ठीक है। द बुक इज वेल, ये भी हो सकता है। द बुक वाज वेल, नहीं वाज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। द बुक इज रेड हो गया है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, 2 एलिमिनेट कर दिए। अब 2 में से क्या होगा, अब वेल के बाद में व्हेन क्लॉज आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आया है, देखो व्हेन, तो करेक्ट आंसर यही होगा, व्हेन इट इज रेड, ये रेड पढ़ेंगे इसको, हाँ READ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है इस वक्त में। क्लियर? अच्छा, तो अब ये इट इज को ना लिखे तो भी चलता हम लोगों के लिए, द बुक इज वेल व्हेन रेड, ऐसा भी बनाने से चलता, लेकिन ऑप्शन में तो वो नहीं है, यही पर है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बनाओ, द हाउस इज बिल्डिंग, बिल्कुल ये तो बना चुके हैं, द हाउस इज बीइंग बिल्ट, ये वाला होगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखो, दिस काउ वाज मिल्किंग, तो देखो यहाँ पर देखो वाज मिल्किंग, पास्ट टेंस का और इशारा कर रहा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, दिस काउ वाज, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे बीइंग, और ये मिल्क का हो जाएगा V3, तो कहाँ पर है, वाज बीइंग मिल्क्ड, किधर, ये देखो वाज बीइंग मिल्क, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।